हेलो, वेलकम बैक टू कारक एकेडमी। हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जहां हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाउ हाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड रेगुलेशन ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आखिरी क्लास में पहुंच चुके हैं, जहां पे हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और सम डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमन बीइंग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू में अगर डिमांड ज़्यादा पड़ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई टिश्यू ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगा या फिर कहीं पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, उसको देखते हुए हमारा रेस्पिरेटरी रिदम चेंज हो जाएगा। रिदम मतलब ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट का साइकिल। ठीक है, ठीक है, कितना जल्दी हम सांस ले रहे हैं। हम एनसीईआरटी के हिसाब से हम 1 मिनट में 12 से 16 बार इनहेल एंड एक्सेल कर लेते हैं। तो वही रेट को, उसको रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। वही रेट कब कम हो जाएगा, कब ज़्यादा हो जाएगा, उसको रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, वो हमारे बॉडी के डिमांड के हिसाब से रेगुलेट होता है, कम ज़्यादा होता है। और वो कैसे होता है वो जानेंगे इस टॉपिक में। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं। जैसे कि अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन के अंदर मेडुला रीजन करके कुछ है। ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वो रेस्पिरेशन के रिदम को मेंटेन करके रखता है। इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन। अगर स्टेटमेंट में पूछते हैं प्राइमरी रीजन, ब्रेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेटरी इज मेडुला से रेगुलेट होता है, पहली बात। दूसरा, एक और सेंटर प्रेजेंट है, वो पॉन्स में है। ठीक है, पॉन रीजन ऑफ ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी रिदम है उसको मेडुला सेट करता है। मेडुला ने नॉर्मली 12 to 16 टाइम सेट करके रखा है। अभी उसको मॉडरेट, कम ज्यादा करने वाला रीजन होता है पॉन्स। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द pons region of the brain is called pneumotaxic center can moderate the function of respiratory rhythm center। ठीक है, अभी बोल रहा है कि जो न्यूरल सिग्नल है फ्रॉम दिस सेंटर, मतलब पॉन्स की बात कर रहा है, कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। मतलब हम जितने देर तक इंस्पायर करते, फॉर एग्जांपल 4 सेकेंड के लिए अगर हम इंस्पायर कर रहे हैं, उसको कम कर देगा, रिड्यूस कर सकता है, thereby altering the respiratory rate। मतलब ये पॉन्स किस तरह से मॉडरेट करता है रेगुलेटरी फंक्शन, बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। सांस लेने का जो ड्यूरेशन है उसको कम करके हमारे रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा, ऐसा कर सकता है। ठीक है, अभी ये करने वाला जो ब्रेन में जो सेंटर है उसको एक्टिवेट कौन करता है? A chemosensitive area is situated just adjacent to the rhythm center। मतलब chemosensitive area वो प्रेजेंट है एडजेसेंट टू रिदम सेंटर। और रिदम सेंटर क्या है? मेडुला, मतलब मेडुला के बगल में। ये कह रहा है मेडुला के बगल में कीमोसेंसिटिव रीजन है जो हाईली सेंसिटिव है टू CO2 एंड H हाइड्रोजन आयन। देखो, CO2 एज सच डिजॉल्व स्टेट में हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, मेन तो है आयन का प्रेजेंस। मतलब अगर बॉडी में ब्लड अगर एसिडिक होने लग गया, ठीक है, एसिडिक होने लग गया तो कीमोसेंसिटिव रीजन ब्रेन में ट्रिगर होगा। अच्छा, ठीक है, ये तो ब्रेन में है। ठीक है, ब्रेन में है। अगर दूसरे बॉडी पार्ट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन आयन का प्रेजेंस ज्यादा हो गया तो क्या होगा? Increase in these substances can activate this center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which this substance can be eliminated।
तो बेसिकली बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनता जाएगा, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज़्यादा बाइकार्बोनेट उतना ज़्यादा H+ आयन। ठीक है, इन चीज़ को निकालने के लिए हम ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं और इसको निकालने के लिए हम रेगुलेट करते हैं। ऑक्सीजन के कम ज़्यादा होने पे नहीं होता है। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। मतलब जो ऑक्सीजन है उसका प्रेजेंस या एब्सेंस से हम रेगुलेट नहीं करता हमारा बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने पे रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है या कम कर देता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा एलिमिनेट कर देगा ना, जितने बार सांस अंदर बाहर करोगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, है ना। तो वही बात है, तो हमारा बॉडी सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस से और हाइड्रोजन आयंस के प्रेजेंस से। फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी का ब्लड ज़्यादा एसिडिक होने लग गया तो ब्रेन ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा in a way to maintain the neutral pH। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया तो pH इनडायरेक्टली कम हो जाएगा क्योंकि CO2 बॉडी से निकलता जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अभी अगला क्या है, हाँ, रिसेप्टर्स। देखो अभी देखो ब्रेन, ये जो भी है जैसे कि मेडुला हो गया, पॉन्स हो गया और कीमोसेंसिटिव एरिया, ये सब के सब ब्रेन के अंदर है, ब्रेन के अंदर है। तो बॉडी के पास कोई रिसेप्टर्स होगा जो उसको सिग्नल पहुंचाए, है ना। बॉडी भी तो सेंस करना चाहिए ना। तो रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च। एओर्टिक आर्च क्या है पता है? जो हमारा हार्ट है, हार्ट के ऊपर एक एओर्टिक आर्च बना होता है, मतलब इट्स लाइक अ कर्व। इसके ऊपर जो आप देख सकते हो ये है एओर्टिक आर्च। ठीक है, इसके ऊपर जो देख सकते हो ये एओर्टिक आर्च। ये ट्यूब, ये जो ट्यूब इससे तीन एक्सटेंशन निकल रहे हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ब्लड हमारे अपर बॉडी को पहुंचाएगा, ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं एओर्टिक आर्च के अंदर ही। ठीक है, उसके एओर्टिक आर्च के अंदर ही प्रेजेंट होता है जो सेंसिटिव होता है। दूसरा कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी अगर आप देखें तो यहाँ पे से जाता होगा। कैरोटिड आर्टरी का लाइक कैरोटिड से आपको ध्यान में रखना है, कहीं पे भी कैरोटिड पढ़ो तो ये आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है ब्रेन के तरफ। आर्टरी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। ठीक है, कैरोटिड है, ब्रेन के तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, also recognize the change in carbon dioxide and H+ and send necessary signal to the rhythm center for remedial actions। ठीक है, अगेन ऑक्सीजन का मिनिमल रोल है। तो अगेन एक बार ब्रीफ में बता दूंगा, हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है। ब्रेन में दो मेजर रीजन है। ठीक है, एक मेडुला रीजन है जो अभी आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में। मेडुला रीजन है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहलाता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेगुलेट ब्रीदिंग रेट को कम ज्यादा करता है। ठीक है, उसके जस्ट बगल में कुछ सेल्स होते हैं और उनको बोलते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। ठीक है, जो एडजेसेंट है रिदम सेंटर पे और वो सेंस करता है चेंजेस इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन। ठीक है, H+ आयन। ठीक है, ये ज्यादा होने पे ये सिग्नल कर देता है मेडुला रीजन को, और मेडुला रीजन रेस्पिरेटरी रिदम कम ज्यादा कर देता है। Another region that is present in our body that is Pons region, जो कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। वो क्या कर सकता है? मॉडरेट करता है। वर्ड पे ध्यान देना, मेडुला रेगुलेट करता है, मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेगुलेट करता है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट करता है। मॉडरेट करता है बाय डिक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ये वर्ड ध्यान पे रखना, हमारा जो इंस्पिरेशन का रेट है, इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है उसको कम करके रेगुलेट करता है, मतलब लाइक रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम को, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा या कम कर सकता है। ठीक है, और एट द एंड ये है कि हमारे जो हार्ट के ऊपर एओर्टिक आर्च बना हुआ है जो अपर बॉडी को ब्लड पहुंचाता है, उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट है और
कैरोटिड आर्टरी जो आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड ब्रेन तक पहुंचाता है, उसमें भी कुछ सेल्स होते हैं जो रिसेप्ट करते हैं, जो ट्रिगर हो जाते हैं हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस पे और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस पे। और ऑक्सीजन का रोल इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मिनिमल है। अगला टॉपिक आते हैं, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देयर आर 3 डिसऑर्डर्स, बस 3 डिसऑर्डर दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, हम ब्रीफली करके निकल जाएंगे, ठीक है। अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। बहुत लोगों को अस्थमा होता हुआ आपने सुना होगा, ठीक है, जो कि प्रोबेबली कोल्ड के टाइम पे ट्रिगर होता है, ठीक है। वो दैट इज मतलब लाइक अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchi। हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिकॉल करो। हमारे पास ब्रोंकाई है, दो प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई है, ठीक है। उसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है। अच्छा, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ठीक है, जो कंडक्शन पार्ट कर रहा है मेजरली, इसमें क्या होता है, इसका जो अंदर वाला ल्यूमन है, अंदर वाला जो कैविटी है, वो लाइक वो एलर्जिक रिएक्शन फॉर्म करने लगता है। इट्स अ काइंड ऑफ एलर्जी ओनली, जो मतलब अगर कोई पोलन पार्टिकल या फिर कुछ अंदर चला गया रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो ये एलर्जिक रिस्पॉन्स जैसा एक्टिवेट हो जाएगा और म्यूकस प्रोड्यूस करने लगेगा, और जो ट्रैक है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा। अच्छा, तो अगर ट्रैक का ल्यूमन, वो जो एरिया है, वो छोटा हो गया, तो हवा इतनी एफिशिएंटली अंदर आ नहीं पाएगा। मेजरली हवा को एक्सेल करने में डिफिकल्टी आती है एज़मा, ठीक है। और एक तो ल्यूमेन छोटा हो गया है, ऊपर से हमने म्यूकस, इसमें म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है। म्यूकस और इस प्रोसेस को, हवा को बाहर अंदर बाहर होने में दिक्कत दे रहा है। अच्छा, इट इज अ कैरेक्टर, एज़मा हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीजिंग साउंड। जब स्टेटोस्कोप से अगर लंग को सुना जाता है, तो वो बुलबुले जैसा आवाज, व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ऑफ कोर्स अगर हवा म्यूकस के अंदर से फोर्सफुली बाहर आ रहा है, तो बुलबुले फटने का आवाज तो आएगा ही। तो एज़मा ये एक कंडीशन है, इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल। इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब सूजन आ जाता है। दूसरा, एम्फेसीमा। बहुत बार इस पे क्वेश्चन एमसीक्यू बना है, अगर आपने देखा होगा। एम्फीसीमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक का अगर बात बताएं, क्रोनिक होता है लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं है, लॉन्ग टर्म, थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी में एकदम लॉन्ग टर्म इंक्रीज होता है। ये बेसिकली डैमेज होता है एल्वियोलर वॉल्स पे। मैंने कहा था एल्वियोलर एक ओनली रीजन है जिसपे गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। अगर ये एल्वियोलर वॉल ही डैमेज हो गया है, तो रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस का कम हो गया है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस तो डिफिकल्ट हो जाएगा, होना कम हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसीलिए जितना ज़्यादा क्रोनिक, मतलब जितना लेटेस्ट स्टेज होता है, उतना ज़्यादा एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाता है, उतना रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है, और उतना डिफिकल्ट हो जाता है एक्सचेंज ऑफ गैस। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। ये जो लास्ट है ना, ये एमसीक्यू बन के आता है। एम्फीसीमा किसकी वजह से होता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। सिगरेट का स्मोक जो है ना, वो एल्वियोलर वॉल्स को डैमेज कर देता है, thereby reducing the respiratory surface and thereby exchange of gas is hindered, ठीक है। अगला आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये एक ब्रॉडर कैटेगरी है जिसमें डाल दिया है ऑक्यूपेशनल में। मतलब ये डिसऑर्डर तुम इस इंसान के जिसको हो रहा है, उसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। ऑक्यूपेशन यानी वो जिस एनवायरनमेंट में काम करता है, जिस तरीके का काम करता है। ऑफन
इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रियल साइड में वर्कर्स जो कि माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, किसी चीज़ का एक्सट्रैक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो वो हजार्डस फ्यूम अक्यूमुलेट होता है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इन सर्टन इंडस्ट्रीज स्पेशली इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, ठीक है, स्टोन ब्रेकिंग, ठीक है, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। ठीक है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया वगैरह प्रेजेंट है, म्यूकस वगैरह प्रेजेंट है, वो ट्रैप तो करता है, बट इतना ज़्यादा ग्राइंडिंग, स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर्स अंदर चले जाते हैं कि वो काम नहीं कर पाते फुल्ली। ठीक है, हमारे बॉडी में जो एल्व्यूलर सेल्स है, एल्व्यूलर वॉल्स है, वो लाइक WBCs प्रोड्यूस कर देता है और कहीं ना कहीं ट्रैप कर लेता है। अच्छा, ये वहीं पे जमा हो जाता है धीरे धीरे, जितना ज़्यादा एक्सपोजर उतना ज़्यादा जमा हो जाएगा एल्व्यूलर सैक के अंदर। अच्छा, याद करना, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, और कुछ है नहीं। अच्छा, ये अगर डिपॉजिट होता जाएगा तो अंदर से एल्व्यूलर सैक के अंदर से थिकनेस बढ़ने लगेगा, धीरे 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 बहुत बहुत बढ़ेगा, तो जो डिफ्यूजन रेट है वो कम कर देगा, देयरबाय एक्सचेंज ऑफ गैस मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis फाइबर का proliferation मतलब बढ़ जाना, proliferation of fibrous tissue क्यों आएगा? ये कोपिंग मैकेनिज्म है। अगर कोई हजार्डस पार्टिकल डैमेज कर रहा है तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है, उसमें फाइब्रस टिश्यू आके उसको वहीं पे लोकलाइज करने की कोशिश कर लेता है, एंड थस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज हो गया। ठीक है, वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। With this, we end the chapter of breathing and exchange of gases.